हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोर्स क्रील में। तो आज जो है हमारा बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन पार्ट 2 देख लेते हैं। मतलब पार्ट 1 में हमने देखा जो बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन जैसे कि मैट्रिक्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देखा। आज का जो लेक्चर रहेगा जो कि पार्ट 2 है, उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हायर लेवल बातें कर लेते हैं। मतलब कि माइनर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइनर एक मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोफैक्टर से एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसका भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के भी बात देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि माइनर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स के माइनर क्या होते हैं, तो माइनर बेसिकली क्या होता है आपको मैं बता दूं। देखिए, जैसे कि अगर मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मेरे को ये A11 का माइनर निकालना है, ठीक है। A11 का अगर मेरे को माइनर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं ये रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूंगा और फिर जो एलिमेंट बच जाता है मैं उसका डिटर्मिनेंट ले लूंगा, ठीक है। क्या बोला मैं, जैसे कि A11 मेरे को निकालना है, ठीक है। अगर मेरे को A11 का माइनर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये एलिमेंट का जो भी वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है वो पूरे रो और कॉलम को डिलीट कर दूंगा और जो बाकी एलिमेंट्स बचे उसका मैं डिटर्मिनेंट ले लूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे, तो मैं यहां पे क्या करता हूं ना कि माइनर को स्मॉल m से डिनोट करता हूं। तो M11 बेसिकली माइनर है किसका, A11 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33, ठीक है। ये मैं माइनर M11 लिखा। अब अगर मेरे को M12 का मतलब A12 का अगर माइनर निकालना है, ठीक है, तो इसको मैं डिनोट करता हूं किससे, M12 से डिनोट कर लेता हूं। तो कैसे निकालूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ओमिट कर दूंगा। क्यों ओमिट करूंगा, क्योंकि जिस एलिमेंट के लिए हम माइनर निकाल रहे हैं वो जिस रो और कॉलम में है वो पूरे कंप्लीट रो और कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं और जो बाकी एलिमेंट बचते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, A21, A23, A31, A33, ठीक है, लिख लिए। मतलब अब अगर सिमिलरली मेरे को M13 निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, M13, देखिए अब थोड़ा फास्ट निकाला जाए, मतलब है ना। M13 निकालना होगा तो क्या करूंगा, मैं ये वाले रो को पूरा डिलीट करूँ, ये वाले कॉलम को डिलीट करूंगा, ये वाले रो को डिलीट करूंगा, बचा क्या, A21, A22, A31, A32, ठीक है। ये मैंने माइनर निकाले किसके, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के मैंने माइनर निकाल लिए। अब अगर मेरे को सिमिलरली सेकेंड रो का माइनर निकालना हुआ तो M21 में क्या लिखूंगा, A12, ये रो ये कॉलम पूरा निकाल दूंगा, तो A12, A13, A32, A33, ठीक है। अगर मेरे को M22 निकालना हुआ तो कैसे निकालूंगा, M22, A11, A13, देखिए आप लोग भी मेरे साथ वीडियो के साथ साथ निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर M23 निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, M23 निकालूंगा तो ये रो पूरा और ये चला जाएगा, मतलब A11, A32 और क्या बोला मैं, हाँ A31, A32, ठीक है। अब सिमिलरली ये थर्ड रो का आप निकाल सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये क्या हुआ, मैंने माइनर ऑफ एलिमेंट्स निकाला, ठीक है। तो अब अगर मैं एक 2x2 मैट्रिक्स ले लूं, सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स था, ठीक है, A11, A12, A21,
A22। अब मुझे अगर यहाँ पे माइनर्स निकालने हुए तो M11 का माइनर क्या होगा, मतलब सॉरी A11 का माइनर, पूरा ये रो को डिलीट और ये कॉलम को डिलीट, तो A22 आ जाएगा। A12 अगर निकालना हुआ मेरे को तो क्या होगा, M12 निकालना हुआ तो क्या होगा, A21 हो जाएगा। M21 निकालना हुआ तो क्या होगा, A12। M22 के लिए क्या होगा मेरा, A11। तो ये माइनर ऑफ क्या हुआ मेरा, एक 2x2 मैट्रिक्स। अब अगर सपोज कीजिए मेरे को माइनर निकालना हुआ एक 1x1 का, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इसके लिए माइनर निकालता हूं तो ये रो ये कॉलम डिलीट किया, बचा क्या और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसीलिए इसका माइनर क्या होगा आपको पता है, इसका माइनर हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब 0 नहीं लिख देंगे, माइनर यहां 1 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, कोफैक्टर है। अब कोफैक्टर ना बहुत बहुत सिंपल है। माइनर में देखिए हमने कहीं भी कंसेप्ट ऑफ इवन टर्म ऑड टर्म आया था क्या, नहीं आया था। बस कोफैक्टर में कुछ नहीं, अब क्या होगा हमारा, सिर्फ कंसेप्ट ऑफ ऑड टर्म और इवन टर्म आ जाएगा। मैंने आपको पहले वाले जो इसका पहला पार्ट था उसमें आपको मैंने बताया कि हम लोग कैसे इवन टर्म ऑड टर्म देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे ऑड वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और दिस वन। ओके, तो ये जो पोजीशंस है ये चार, ये क्या है मेरे ऑड टर्म पोजीशंस है। अब पीछे जाइए, ये जो मैंने कोफैक्ट माइनर्स निकाले थे ना, अब इनको मैं कोफैक्टर कैसे बनाऊंगा, देखिए एकदम सिंपल। ठीक है, ये मेरे माइनर्स आए थे। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे तो प्लस रहता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या है मेरा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो अब मैं कोफैक्टर को ना कैपिटल एम से डिनोट करता हूं। ठीक है, कोफैक्टर किससे डिनोट होता है, कैपिटल एम से डिनोट होता है। तो अच्छा नहीं तो इसको रहने ही देते हैं। तो देखिए ये मेरा क्या था, M11। तो अब अगर मेरे को क्या करना है, अब अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा पता है, यहां पे इसका जो भी साइन है ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, साइन देखिए A11 के लिए अगर मैंने जो माइनर निकाला था वहां पे साइन क्या है, प्लस है, तो बस फिर यहां पे प्लस डाल दूंगा। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा अब हो गया क्या, कोफैक्टर हो गया। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से किसको डिनोट करते हैं, हम माइनर को डिनोट करते हैं, और कैपिटल एम से किसको डिनोट करते हैं, हम करते हैं किसको, कोफैक्टर को करते हैं। तो देखिए M11 ये हो गया। अब M कैपिटल M12 क्या होगा, यहां पे एक माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे माइनस पोजीशन है या ऑड पोजीशंस है, और मैंने आपको पहले ही बताया ऑड पोजीशन पे क्यों नेगेटिव लगता है और इवन पोजीशन में क्यों पॉजिटिव लगता है। सिमिलरली अगर M13 निकालूंगा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनर के बराबर रहेगा। अगर मैं M21 निकालूंगा तो यहां माइनस साइन लग जाएगा, देखिए इसके वजह से। M22 सेम, इसके माइनर का ही वैल्यू रहेगा, यहां प्लस लगेगा। M23 क्या होगा, यहां माइनस लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लास्ट रो आप लोग निकाल सकते हैं, मतलब ठीक है ना, मतलब इतना कोई टफ नहीं है यहां। अब अगर मैं 2x2 के लिए बात करूं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इवन पोजीशन है, 1 + 1, अरे मतलब -1 का पावर 1 + 1 क्या होगा, -1 स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 1, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो अगर मेरे को इसका कोफैक्टर निकालना हुआ तो क्या होगा, यहां पे देखिए अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, मतलब रब कर दूं ये सब जगह, तो अगर मेरे को इसका कोफैक्टर निकालना हुआ तो क्या करूंगा, अगर मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं, ये M11, ये M21, ये M12, ये M22, तो यहां पे माइनस लग जाएगा और यहां पे माइनस लग जाएगा, बस हो गया। मतलब एकदम सिंपल सा है ये। ठीक है, एकदम सिंपल है। इसके लिए मैंने कोई भी एग्जाम्पल मतलब नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग जब इनवर्स सॉल्व करेंगे ना तब ये सब बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स में हमें कोफैक्टर का जरूरत होता है।
तो देखिए, मेरे को आशा करता हूं मैं आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट है ना हमारा, अब क्या है, एडजॉइंट। अब देखिए, एडजॉइंट बेसिकली क्या होता है ना, एडजॉइंट इज बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, मेरा ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। तो देखिए, हमको गिवन क्या था, ए एक मैट्रिक्स गिवन था। ठीक है, 3x3 मैंने पकड़ लिया था इसको, जिसके वैल्यूज कुछ ऐसे थे। ठीक है, ऐसे वैल्यूज थे। इससे मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने माइनर्स कैलकुलेट किया पहले, फिर माइनर को कैलकुलेट किया। ठीक है, माइनर कैसे कैलकुलेट किया मैंने दिखाया, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ठीक है, माइनर कैलकुलेट किया। फिर माइनर से हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किया, जिसको मैं कैपिटल एम से डिनोट किया। तो वो क्या थे मेरे, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। अब एडजॉइंट बेसिकली क्या है आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर मेरे को निकालना है तो बस फिर मेरे को क्या करना है, ये जो मैंने एम जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला इसका ट्रांसपोज ले लेना है, बस ये मेरा एडजॉइंट आ गया। तो अगर मेरे को एडजॉइंट लिखना है तो अब मैं कैसे लिखूंगा, रोज को कॉलम लिख लूंगा, बस हो गया। फिर M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, बस ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो रहा है। क्या, फर्स्ट हमको मैट्रिक्स से उसका माइनर निकालिए आप। ठीक है, माइनर, फिर माइनर निकल गया तो उसका आप कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए। एक बार कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया तो आप क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिला वो क्या मिला आपको, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा एडजॉइंट का कंसेप्ट हुआ। तो अब क्या है कि हम लोग ना एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो उस एग्जांपल से हमारा क्या क्या चीजें कवर हो जाएगा, एक तो माइनर कैसे निकालेंगे, और फिर उसके साथ कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, रैंडम कोई भी एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं ना कि यहां पे आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, मैं क्या बोलूंगा कि आप लोग मेरे साथ एकदम कैलकुलेट कीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि आप लोगों का भी प्रैक्टिस बनते जाएगा, साथ ही साथ आप लोग कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, मैं करता हूं अगर, तो 1 इंटू ये क्या हुआ, -1 -2, तो ये -3, -2 इंटू -4 -2, तो ये -6, +3 -4 -1, सॉरी 4 -1, तो 3, ये क्या आ गया मेरा, -3 + 12 + 9, तो ये मेरा हो गया 6, 18 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 18 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूं, ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब अगर मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो एग्जाम में क्या लगता है, मतलब आपको इतने सारे स्टेप करने हैं क्या, मतलब माइनर निकाल के, फिर उसका कोफैक्टर निकाल के, कोफैक्टर का ट्रांसपोज,
बिल्कुल नहीं। एग्जाम में जब आप निकालेंगे, क्योंकि आपको इनवर्स निकालते टाइम आपको एकदम लाइटनिंग फास्ट होना है ना, मतलब एकदम फास्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम एकदम फास्ट हो, देखिए उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक और साथ ही साथ आपका कैलकुलेशन का स्पीड। मैंने आपको क्या बोला था, देखिए जब मैं यहां पे लिखा था ये वाले टर्म्स, तो देखिए मैंने कैसे लिखे थे। यहां पे मैंने जो रो था एक्चुअली A11 A12 A13, इसको मैंने कॉलम बना के रखा है, देखिए M12 M11 M12 M13। फिर जो सेकेंड रो है इसको मैंने कॉलम बनाया, थर्ड रो है इसको भी मैंने कॉलम बनाया, थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे लिखता हूं यहां पे, तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली यहां पे ना अब ऐसे लिखूंगा M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। पहले तो ये भर लूंगा, अभी तो मैं ये भी M लिखा हूं, नहीं तो जब नेक्स्ट टाइम जब हम इनवर्स में सॉल्व करेंगे ना, तो ये सब कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाऊंगा और एकदम मतलब दिमाग में ही ये हमारा क्या होगा, कोफैक्टर सॉरी एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए अब कैसे। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या, नेगेटिव वाले पोजीशंस के, बस ये मार्क कर लीजिए आप, या तो मार्क कर लीजिए या ये बहुत सिंपल है, मतलब एक रोम्बस टाइप का शेप बन रहा है यहां पे, आप लोग देख ही रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, ये 1 के लिए आप फटाफट एकदम दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। तो 1 के लिए देखिए क्या हुआ, -1 -2 -3, क्या ये ऑड पोजीशन है, नहीं है, तो फिर डायरेक्टली -3 आ गया। क्यों ये -3 आया, अरे मतलब ये वाले पोजीशन के लिए आप ये रो और ये कॉलम डिलीट किए तो क्या आया, ये -1 हो गया, और यहां पे 1 इंटू -2 तो ये -2 -3 इसीलिए आया, ये -3 नहीं है, ठीक है, मतलब वो वाला माइनस नहीं है, आ गया। अब देखिए 2 के लिए, देखिए 2 के लिए देखिए, अगर मैं 2 के लिए देखूंगा तो ये वाला रो सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाला रो एक्सक्लूड कर दूंगा, तो -4 -2 -6 आया, लेकिन ये पोजीशन क्या है मेरा, ये पोजीशन क्या है, ये मेरा ऑड पोजीशन है, तो इसीलिए -6 होगा, मतलब क्या, +6 हो जाएगा ये। अच्छा सॉरी, देखिए यहां पे आएगा ना M12 मतलब, तो ये +6, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये वाले टर्म के लिए देखिए, ये कोफैक्टर ऑफ 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए निकाल रहा हूं M13। तो अब देखिए यहां पे क्या करूंगा, मैं थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट कर दूंगा, 13 है ना, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो 4 -1 3 आ गया। क्या ये ऑड पोजीशन है, नहीं है, तो बस। अब देखिए सेकेंड रो के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो M21 आपको क्या दिख रहा है, M21 फर्स्ट में ही ऑड पोजीशन है, मतलब माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 इंटू -1 -2 1 इंटू 3, और माइनस तो रहेगा ही, तो -2 -3 -5, और ये ऑड पोजीशन है तो और एक माइनस, तो माइनस ऑफ -5 क्या होगा, +5। M22 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखिए इवन पोजीशन है, -1 -3 -4 आ गया, ठीक है। M23 क्या आएगा, देखिए ऑड पोजीशन फिर से है, ध्यान देना है, मतलब 1 -2 -1 माइनस ऑफ -1 +1। अब देखिए इसके लिए निकालता हूं थर्ड रो के लिए, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल, 4 -3 तो 1 आ गया, इवन पोजीशन है। अब M32 निकाल रहे हैं, देखिए M32 है ना, इसके लिए निकालूंगा, मतलब ध्यान देना है। तो ये क्या हुआ, 2 -12 -10, साथ में नेगेटिव है तो +10। 3 के लिए निकालते हैं अब, तो क्या होगा, 1 -8 -7, ठीक है। तो अब अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट बस जो भी निकाले हैं इसको कॉपी कर देते हैं, तो -3 6 3 5 -4 1 1 10 -7, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया।
अब अगर मेरे को ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो इसका भी थोड़ा डिटर्मिनेंट मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं मतलब क्या आता है इसका डिटर्मिनेंट। तो इसको क्या लिखूं मैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अगर निकालूंगा तो देखिए -3 इंटू ये क्या हुआ मेरा, -4 इंटू -7 28, 28 -10 -5, 6 इंटू -7 -42 -30 +1 इंटू 6 +12, ठीक है 6 +12 लिख दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 18 माइनस प्लस 5 इंटू 72 प्लस ये क्या हुआ मेरा 18, तो 18 3 कितना होता है मेरा 54, तो -54। अब 72 इंटू 5 कैसे करें, 7 5 क्या होता है 35, 350 तो इधर ही हो गए 350 और बचा 2 इंटू 5, तो ये क्या हुआ मेरा 360। ये सब छोटे मोटे चीजों के लिए कैलसी नहीं यूज कर रहा है हमको एग्जाम में, है ना। और ये क्या हुआ 18, तो ये क्या हुआ ये -36 होगा, -36। अरे ये 13 के टेबल में है ना, मतलब कैसे कर रहे हैं हम, 36 हो गया -36 हो गया ये, और ये 360 -36 तो क्या होगा 324, ठीक है। ये क्या आया हमारा 324 आ गया, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का हमारा डिटर्मिनेंट आया, ठीक है। इतना तक तो हम अभी क्लियर है। अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि आप अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, सपोज कर लीजिए बी है ये, ठीक है ये बी है। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी निकालिए तो जरा आप लोग मेरे साथ ही, आप लोग निकालेंगे मतलब। ठीक है, तो ये बी है मेरा। अब मेरे को इसका भी एडजॉइंट चाहिए, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, या मैं क्या बोल रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। ये जरा हम ये निकालना है अब। तो अब अगर निकालना है तो कुछ नहीं, फिर से वही वाला। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है। अब मतलब कोई यहां पे क्या होगा, डायरेक्ट लिखने का तरीका देखिए क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट कोफैक्टर लिखूंगा ये रो का, लेकिन उसको फिल करूंगा कैसे, कॉलम वाइज फिल करते चले जाऊंगा, है ना। तो देखिए अब फटाफट एकदम मतलब फिल करते हैं हम। बस एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है तो ऑड पोजीशंस मार्क कर लीजिए, ठीक है, ऑड पोजीशंस मार्क कर लीजिए। इससे क्या हो, आपके दिमाग में हमेशा चले कि जब भी ये पोजीशन आएंगे तो मेरे को एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर फटाफट अगर सॉल्व करें तो देखिए इसके लिए क्या होगा, 28 -10, तो ये क्या आया 18। ये वाले टर्म के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम ये रो डिलीट, तो ये क्या हुआ -42 -30, -42 -30 -72 ऑड पोजीशन है, तो ये क्या हुआ मेरा +72। अब ये 1 के लिए देखते हैं, तो 6 + 12 18, और ये इवन पोजीशन है तो बस फिर 18 आ गया। अब ये 6 के लिए देखते हैं, 6 यहां पे क्या है ऑड पोजीशन है मतलब, है ना। तो देख लेते हैं थोड़ा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट, तो 5 इंटू -7 -35 -1 -36 माइनस ऑफ माइनस, ये क्या होगा +36 आ जाएगा। अब ये 4 के लिए देख लेते हैं, तो -3 इंटू -7 21, 21 -3 क्या होगा ये 18 होगा, और ये क्या है मेरा इवन पोजीशन है तो नॉर्मल 18 आ गया बस मतलब। अब यहां पे देखिए ये क्या है मेरा 10 है, ठीक है, 10 ऑड पोजीशन पे है मतलब, ध्यान देना है फिर से। -3 -15 -18 ऑड पोजीशन में है, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा मेरा +18 हो गया। चलिए फिर ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आगे अगर चले तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये थर्ड रो के लिए लिखूंगा, तो देखिए 3 के लिए लिखता हूं, 3 इवन पोजीशन है, तो ये रो ये कॉलम ये रो गया डिलीट। 50 + 4 तो 54,
54 आ गया, इवन पोजीशन है, ठीक है लिख दिए। अब ये 1 के लिए लिखते हैं, ये ऑड पोजीशन है, याद रहे मतलब, है ना। तो देखिए -30 -6, -30 -6 -36, माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, 36 आ गया। ये -7 के लिए लिखे तो 12 -30 -18 यहां पे आ गया, ठीक है। तो मेरा एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया, मतलब अगर मेरे को लिखना हुआ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो ये रिजल्ट क्या आया मेरे पास, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि चलिए आप लोग ज़रा इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो मेरे को तो डिटर्मिनेंट निकल जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ कठिन नहीं होगा, मतलब देख के लग रहा है, ठीक है देखते हैं मतलब। तो 18 हो गया, ये 18 इंटू -18 स्क्वायर, और ये क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, देखिए यहां पे 2 कॉमन ले लूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, बेशक लिख सकता हूं। 36 को 2 इंटू 18 लिख लिया बस। देखिए थोड़ा सा ना आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, मतलब है ना। जब आप गेट जैसा एक इतने अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, एक रेपुटेड एग्जाम दे रहे हैं, वन ऑफ द मतलब एलीट कॉलेजेस में आपके जाने के लिए या पीएसयू में, तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट तो होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 36, यहाँ पे देखिए क्या है ये 72 -18, ठीक है। इसको भी हम कैसे करेंगे देखते हैं मतलब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 4 सा 72 होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँ अगर, ठीक है ऐसे ही लिखते हैं मतलब अभी 72 इंटू 18, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और ये क्या है मेरा -18 इंटू 36, ठीक है चलिए, प्लस 54 इंटू, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, तो 18 स्क्वायर माइनस 72 इंटू 18, तो 4 इंटू 18 स्क्वायर, ठीक है ऐसे लिख सकता हूं मैं, मतलब इसको भी कुछ गलत हो गया क्या, मतलब यहाँ पे अच्छा उल्टा लिख लिया हूँ, देखिए मैं वही सोच रहा हूँ मतलब ऐसे कैसे हो गया ये 18 स्क्वायर, वही मैं देख रहा था ना, तो ये थोड़ा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं मतलब, है ना, 4 इंटू 18 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। अब देखिए कितने इजीली सॉल्व करूँगा इसको मैं, तो इसको क्या लिखूँ, ये हुआ क्या मेरा -3 इंटू 18 क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं मतलब -3 इंटू 18 क्यूब, और यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है, 18 और 36 यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, है ना। 18 और 36 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे अगर 18 36 कॉमन निकालूंगा तो 36 इंटू 18 इंटू 36, ये कॉमन निकाल लिया, ठीक है कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचेगा होगा आपका -2 और यहाँ पे -1, ठीक है मतलब, और ये क्या हुआ +54 इंटू 3 इंटू 18 स्क्वायर, ठीक है इतना तक तो कर लिए मतलब, ठीक है आगे भी हो जाएगा 18 क्यूब। अब चाहे तो आप कैलकुलेटर में भी इसको पुट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब इसको मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे 3 आ जाए, अगर मैं इसको 36 देखिए यहाँ पे है ना 36 है, तो यहाँ पे 36 में से 2 2 4 कॉमन निकाला, 4 इंटू 3 -12, तो +12 इंटू 18 क्यूब लिख लूँगा, है ना। और यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे +9 इंटू 18 क्यूब। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे को क्यों दिख रहा है ऐसे, क्योंकि मेरे को 18 का टेबल आता है, ठीक है मेरे को 18 का टेबल आता है, इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ। 54 को कैसे लिख लिया मैं, 18 इंटू 3 लिख लिया, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, ये 9 और ये 18 और एक 18 जो है क्यूब में बदल गया। अब इसीलिए मेरे को ये सब दिख रहा है। तो जब हमको मतलब 18 19 तक का स्क्वायर रूट याद है ना, स्क्वायर रूट, तो ये सब चीज़ें दिखेंगे मतलब। और एग्जाम में ना, गेट एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं मतलब आपको कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन देंगे, है ना।
तो ये सब चीजें आपका एकदम मतलब हो जाना चाहिए। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आया 9 और ये 6, मतलब ये क्या आ गया आपका जो भी है, तो ये हुआ मेरा 6 + 12, तो ये 18 इंटू 18 टू दी पावर 3 आ गया, मतलब 18 टू दी पावर 4 आ गया। ठीक है, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए 18 इंटू 18 टू दी पावर 4 आ गया। अब यहां से ना हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकालना सीखा, हमने एडजॉइंट निकालना सीखा कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। अब मैं कुछ कंक्लूजन यहां पे आपके लिए लेके आया हूं, देखिए क्या। मैं डायरेक्ट चाहता तो फॉर्मूला भी लिख देता, लेकिन ठीक है, मतलब कंक्लूजन जब है तो लिखना चाहिए। देखिए अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ना, ए एक मैट्रिक्स है, अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना हुआ तो अगर इसका डिटर्मिनेंट ऐसा आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है ये इसका। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है, ठीक है, n क्रॉस n है। अब देखिए मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए तो जरा। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी n क्रॉस n ही होगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका डिटर्मिनेंट बताइए, डिटर्मिनेंट, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए रिजल्ट देखिए, ए का जब हमने किया था तो 18 आया, एडजॉइंट ऑफ ए का जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो 324 आया, मतलब क्या 18 स्क्वायर आया, ठीक है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब क्या लिखूंगा मैं इसको, ये लिख लिया n क्रॉस n n-1, ठीक है। देखिए पीछे वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, a इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था मेरा 18 आया, ठीक है। अब जब मैं एडजॉइंट ऑफ a का जब मैं डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या आया मेरे पास 324। अगर ये फॉर्मूला में पुट करूं तो क्या आएगा 18 इंटू, यहां पे n क्या था, n मेरा 3 क्रॉस 3 था, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, तो 3-1 मतलब क्या 18 स्क्वायर जो कि 324। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आया, तो आपने क्या देखा, ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स ही आया, ठीक है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट का बात करूं तो क्या आया था मेरे पास, देखिए इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे आया था n-1 होल स्क्वायर। अब देखिए अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हैं, मतलब 18 आया था और क्या था 3, यहां पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, तो 3-1 होल स्क्वायर। अब ये क्या हुआ 18 इंटू 2 टू दी पावर 2, मतलब 18 टू दी पावर 4। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया, मतलब है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग नोट करेंगे, मतलब ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, ठीक है, एकदम मतलब रिजल्ट आ गए इसके। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये जरा बताइए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे पता है n-1 टू द पावर 3, ठीक है, बस। अब अगर n वाले फॉर्मूला के लिए लिखना है तो क्या करेंगे, अगर n टाइम्स एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो बस सिंपली क्या करेंगे, बस, ठीक है, हो गया, ये एकदम सिंपल सा है, मतलब ठीक है। तो आप इतना कैलकुलेट कर ही सकते हैं, मतलब ठीक है। और मैक्स टू मैक्स आप लोगों को बस यहां तक ही पूछेगा, ठीक है, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा है, यहीं तक पूछा है गेट एग्जाम में, है ना। और यही इजी भी रहता है कैलकुलेट करना, तो भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब, ठीक है। कंट्रोल में, कंट्रोल सिस्टम, फिर नेटवर्क एनालिसिस, ये सब जगह, ये सारे सब्जेक्ट्स में हमको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का बात करूं तो इन्वर्स क्या होता है? बेसिकली अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरा जो रिजल्ट आता है, अगर मेरे को वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी हम आगे देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अभी मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर मेरा A 3x3 है और अगर B भी 3x3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखेगा? ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या आई मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n है, और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं एक एक बी मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n है, और अगर मेरे को इसका प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आई मैट्रिक्स मिल जाता है, तो बी को हम क्या बोलेंगे? बी इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जब मैं a को b से मल्टीप्लाई किया तो ये जो i मैट्रिक्स है ना, बेसिकली ये हमारा 1 की तरह है। जैसे कि देखिए अगर मेरे पास एक 2 है, ठीक है, 2 है, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला? 1 मिला। तो इसीलिए यहां पे मैट्रिक्स नोटेशन में भी ना ये 2 के इनवर्स को हाफ बोला जाता है, ठीक है। तो हम इनवर्स कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक और चीज बता दूं कि इनवर्स जो होता है ना, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होता है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं हम? बेसिकली अगर ए का मेरे को इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये इनवर्स का मेरा क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है, इनवर्स निकालने का ये मेरा फॉर्मूला है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, मतलब क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वैलिड होगा क्या? मतलब नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इनवर्स। तो हमने अभी देखा था ये जो मैट्रिक्स है, हमने इसको अभी देखा है, इसका डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला था तो क्या आया था? 18 आया था। और अगर इसका एडजॉइंट हमने जब निकाले थे तो हमारे पास एडजॉइंट इसका क्या आया था? अगर हम लोग थोड़ा देखें तो कहाँ हमने निकाला है, हाँ ये रहा, तो ये हमारा एडजॉइंट आया था। ठीक है, ये सेम मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास क्या आया? ये है मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आपको पता है क्या होगा? ए इनवर्स आपका होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर लिख लूं तो मैं क्या होगा? ये 1/18 इंटू -3 5 1 6 -4 10 3 1 -7। तो ये मेरा क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। और मैंने आपको पहले ही बोला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया हुआ है मैंने। तो ये 1/18 जो है सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं देता हूं, आप क्या करेंगे? a इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या ये आई आता है, मतलब एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं। मैंने आपको अभी बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखता है, कुछ ऐसे दिखेगा जिसके कि प्रिंसिपल डायगोनल पे सिर्फ 1 एग्जिस्ट करेगा। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ऑफ डायगोनल क्या होता है। ये वाले डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं और ये वाले डायगोनल को क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता दिया, मतलब यहीं पे एक्स्ट्रा, कुछ इतना खास तो है नहीं, तो पता रहना चाहिए मतलब। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा इनवर्स का भी कंसेप्ट हमने देख लिया। अब क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, मतलब एकदम इतना कुछ बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखिए इनवर्स तो हमने ऑलरेडी देख लिया।
अब मैं कुछ कुछ चीज़ों में ना प्रूफ आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, मतलब है ना, ऐसे नहीं कि मतलब आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मेरे को एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए सपोज कीजिए मेरे को दिया हुआ है क्या, 1 2 3 4, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे को क्या, 4 3 2 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 4 - 6 - 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 4 - 3 फिर से -2, ठीक है। ये आ गया मेरा ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट। अब अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लूं। मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सिखाया है, रो फर्स्ट रो से दोनों कॉलम मल्टीप्लाई होंगे पहले। ये 2 क्रॉस 2 है मेरा मैट्रिक्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट भी जो मैट्रिक्स आएगा वो भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। तो ये 4 और 4 8, ये क्या हुआ 3 और 2 5, और ये क्या हुआ 12 और 8 20, और ये क्या हुआ 9 और 4 13, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालता हूं तो क्या होगा, 13 8 ज़ा 104 -100 जो कि क्या आया 4। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो रहा है क्या प्रूफ, बिल्कुल हो रहा है। देखिए -2 इंटू -2 4 और ए बी का डिटर्मिनेंट 4, ठीक है। तो सेकेंड वाला थ्योरम प्रूफ हो गया। अब अगर आपको देखिए थर्ड वाले थ्योरम की तरफ देखिए, है ना, थर्ड वाले थ्योरम की तरफ देखिए। हमने अभी क्या देखा कि ए का डिटर्मिनेंट -2 आया था। ए ट्रांसपोज अगर मैं ले लूं, ए ट्रांसपोज अगर मैं कर लेता हूं तो क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट अगर लूं तो क्या आएगा 4 -6 -2। तो देखिए थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया। अब अगर फोर्थ वाला देखेंगे तो बेसिकली ये सेकेंड वाला ही है, ठीक है, सेकेंड वाला ही है। कैसे, देखिए, अगर मैं एक मैट्रिक्स ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, n टाइम्स ले लूं और इस होल का डिटर्मिनेंट ले लूं तो क्या होगा, ये इंडिविजुअली a इंटू ए इंटू ए, इसका डिटर्मिनेंट n टाइम्स में होगा, ठीक है। तो इसको क्लब करके मैं क्या लिख सकता हूं, a⁴n। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी हमने देख लिया। अब अगर मैं आपको फिफ्थ वाले प्रॉपर्टी का बात करूं, क्या बोला है, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0। बहुत ही सिंपल है, मतलब, है ना। अब देखिए, अगर 1 2 यहाँ पे 0 0 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट लूंगा तो क्या आएगा 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई भी 3 क्रॉस 3 लूंगा तो वो रो या वो कॉलम जो 0 होगा उसके अक्रॉस में अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा डिटर्मिनेंट के लिए तो क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, 0 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर लूंगा मैं, इसके ये वाले थर्ड रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करूंगा तो 0 इंटू कुछ आएगा, ठीक है, फिर -0 इंटू कुछ आएगा, +0 इंटू कुछ आएगा, तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ वाला भी बहुत ऑब्वियस सा है। अब देखिए सिक्स्थ वाला, देखिए, इफ एनी रो इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रो देन डिटर्मिनेंट इज 0। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है, 4 8। मैं क्या देख रहा हूं, रो 2 जो है, बेसिकली रो 2 जो है वो क्या है, 4 टाइम्स रो 1 है, स्केलर मल्टीपल है। रो 2 जो है स्केलर मल्टीपल है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा 8 - 8, जो कि क्या आया मेरा 0 आया, ठीक है। तो अगर कोई एक मैट्रिक्स में अगर कोई भी एक रो, ठीक है, अगर रो में देख रहा हूं तो सिर्फ रो चेक करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि एक ऐसा सपोज कर लिया, मतलब, है ना। अगर ऐसा है कुछ 1 2 है और यहां पे मैं ले लेता हूं ये क्या है 2 है और ये 4 है, अच्छा, तो ये भी तो मल्टीपल ही हो गया। मतलब ऐसे नहीं कि अगर, रुकिए मैं एक एग्जांपल देख लेता हूं। 1 2 3, ठीक है, और यहां पे मैं ले लूं अगर
3 का लूँ तो 6 9। अच्छा, ऐसे कभी होगा ही नहीं, मतलब ऐसे कभी क्रिएट ही नहीं होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी एक रो, ठीक है, इफ एनी रो इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रो, तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 और यहां पे ले लूं 2 4 6, तो यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि रो 3 जो है ये ट्वाइस है, किसका? ट्वाइस है रो 1 का, तो स्केलर मल्टीपल है। सिर्फ रो रो में देखा मैं, है ना। अब अगर ऐसा सेम कॉलम में होता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 2 4 6, तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, कॉलम 3 जो है वो ट्वाइस क्या है, कॉलम 1 में है। तो ऐसे अगर मैट्रिक्स रहते हैं ना जहां पे कि एक कॉलम दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीपल है, या एक रो दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीपल है, तो वहां पे क्या होगा, मेरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है ये सब, है ना, मतलब इतना कुछ टफ नहीं है। अब ये 8 वाला जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर मैं कोई भी दो रोज को अगर इंटरचेंज कर दूं तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका हमने डिटर्मिनेंट क्या देखा था अभी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। अब मैं क्या बोलता हूं आपको कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दीजिए और सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना दीजिए, रोज को इंटरचेंज कीजिए। ठीक है, तो रो, अब मैं 1 लिखता हूं यहां पे। 1 मतलब क्या, ऐसे लिख लेता हूं, देखिए 1 और 2 को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा मेरा ये 3 4 1 2। अब अगर मैं ये वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या होगा, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूं तो देखिए 6 - 4 जो कि 2। ठीक है, तो मैंने ऐसा कितने बार इंटरचेंज किया, एक बार इंटरचेंज किया, तो मेरे को क्या हुआ, प्लस आ गया। अगर दूसरी बार इंटरचेंज करूंगा तो फिर से क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए मैं जितने बार, सपोज कीजिए अगर n बार इंटरचेंज करूं ना, तो क्या लिखूंगा पता है, -1 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ए है, ठीक है, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ऐसा है, ए है, तो अगर मैं जो मेरा दूसरा जिसमें मैंने रोज को n टाइम्स अगर इंटरचेंज किया है, n टाइम्स जिस मैट्रिक्स में मैं रोज को इंटरचेंज किया है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा। सिमिलरली कॉलम के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम में भी सेम, अगर मैं कॉलम्स को एक बार इंटरचेंज करूंगा तो -1 टू द पावर 1 ए आ जाएगा। अगर दो बार कॉलम्स को इंटरचेंज करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक क्या करेंगे, आप लोग एक रैंडम कोई भी 3x3 मैट्रिक्स लेंगे। चलिए मैं ही आप लोगों को दे देता हूं 3x3 मैट्रिक्स एक दे देता हूं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 9 10 12। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, दो बार रोज को इंटरचेंज करेंगे। कितने बार, कोई भी दो रो को, एनी टू रोज इंटरचेंज ट्वाइस। ठीक है, इंटरचेंज ट्वाइस। और देखिएगा अगर दो बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट मेरा ऐसा है, ठीक है, तो दो बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या हुआ, सेम ही आ जाएगा। तो ये मेरे को प्रूफ करके देखना है, आप लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर इन डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आपको देखना है कि स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए जब हम मैट्रिक्स में देखे थे, देखिए ये मैट्रिक्स है मेरा, जब मैं मैट्रिक्स में स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहा था तो क्या हो रहा था, ये जो स्केलर है ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो रहे थे, सारे एलिमेंट्स में। तो बेसिकली क्या आया था, KA11 KA12 KA13 KA21
KA22, KA23, KA31, KA32, KA33। ठीक है, ये आया था। ओके, अब डिटर्मिनेंट में ना ऐसा नहीं होता है। अगर ये स्केलर k है ना, तो ये कोई भी एक रो में मल्टीप्लाई होगा, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइदर आप इसको फर्स्ट रो में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, KA11, KA12, KA13। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में ना क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट कॉमन निकला है ना, इसका मतलब क्या है, आइदर वो एक रो में कॉमन है या कोई भी एक रो में कॉमन होगा या कोई भी एक क्या होगा, एक कॉलम में। सपोज कीजिए ये के को मेरे को अगर लिखना होता तो मैं सेकेंड रो में भी इसको इंसर्ट कर सकता था, सेकेंड रो में भी कर सकता था, थर्ड रो में भी कर सकता था, या तो क्या करता मैं एक कॉलम में करता। जैसे कि सपोज कीजिए मैं सेकेंड कॉलम में, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था। देखिए इसको A11 पहले मैं लिख लेता हूं, है ना। देखिए अभी एक एग्जांपल लूंगा, मतलब, है ना। तो मैं इसको अगर क्या बोला, सेकंड कॉलम में इंसर्ट करता ना, तो सिर्फ देखिए ये सेकंड, ये जो के है ये एंट्री लेता सिर्फ सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे को सारे एलिमेंट्स में के से मल्टीप्लाई करना हुआ तो कॉमन क्या होना चाहिए था यहां पे, बताइए तो जरा। अगर मेरे को सारे एलिमेंट, सपोज कीजिए यहां पे भी के 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 होना था अगर सब जगह, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना होता मेरे को, के क्यूब से। 3 के लगते हर एक रो के लिए, एक के, या तो हर एक कॉलम के लिए, अगर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना चाहते तो हर एक कॉलम के लिए एक के मेरे को चाहिए था। ठीक है, अब जैसे कि सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, लास्ट आज का जो भी है। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक ऐसे ही रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने बहुत बार देखा है, क्या, -2 है। ठीक है, फाइन। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, आप 3a कैलकुलेट कीजिए, 3a। ठीक है, 3a आपको मैं कैलकुलेट करने बोला, तो आप क्या करेंगे, आप 3 से 1 2 3, ये मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ये मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 6, ये क्या हुआ मेरा 9 12। ठीक है, अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं, अब अगर इसका डिटर्मिनेंट लूं, 3a का डिटर्मिनेंट लिया है ना, किसका, 3a का डिटर्मिनेंट, तो देखिए क्या आया, ये मेरा ये हुआ 36 -54, और ये मेरा क्या आ गया, -18 आ गया। ठीक है, -18 आ गया। इसको नोट रखिए अब, है ना, नोट रखिए। अब अगर मैं आपको 3a का डिटर्मिनेंट निकालने बोलूं तो ये क्या आएगा, देखिए ये अगर मैं करने बोलूं तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि देखिए मेरा a ये था, तो अगर मैं 3 से डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई दूंगा ना, तो देखिए ये क्या है मेरा 1 2 3 4। अब यहां पे स्केलर है, 3 को मैं कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में इंसर्ट करूंगा, क्योंकि यहां पे एक ही 3 है, तो इसीलिए देखिए मैं फर्स्ट रो में इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए 3 6 3 4। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए तो जरा, ये क्या हुआ 12 -18, ये क्या आया -6 आया। ठीक है, 3a का डिटर्मिनेंट, 3a का डिटर्मिनेंट लिया हूं मैं, है ना। अब अगर मैं आपको देखिए 3² का डिटर्मिनेंट बोलूं ना, तब देखिएगा ये -18 आ जाएगा। तो देखिए 9 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, 1 2 3 4, ठीक है, 9 मतलब क्या हुआ, सॉरी 9 नहीं लिखता हूं, यहां पे 3 × 3 है, 3 × 3 है। तो देखिए
3 इंटू 3 है, इसका मतलब हर एक रो को मैं 3 दूंगा। तो देखिए ये वाला 3 मैंने फर्स्ट रो को दे दिया, ये वाला 3 मैंने सेकंड रो को दे दिया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से जो है कॉमन निकालने का टर्म देखिएगा, है ना। तो देखिए यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये आया मेरा फिर से 3 6 9 12, जो कि आप क्या देख रहे हैं 3a के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरा -18 आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब क्या है, एक सिंपल सा है। अब अगर मैं आपको बोल दूं, देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखिए, है ना। मतलब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे को a क्या दिया हुआ है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो जरा, इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, और एक चीज मैं देता हूं क्या, b इज इक्वल टू जो है 5a है। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या दिया मैं, 5a दिया। अच्छा नहीं तो ठीक है मतलब, है ना, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब मैं अगर यहां से 5 कॉमन लूं, ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5, ये मैट्रिक्स है ना, ध्यान दीजिए यहां पे, मतलब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। तो यहां पे मैं कॉमन कैसे निकालूंगा, पूरे एलिमेंट्स से 5 कॉमन निकालूंगा, तो एक ही 5 निकला। देखिए सारे एलिमेंट्स से 5 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अगर ये सेम मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहता ना, देखिए ऐसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट में रहता ना, तो फिर मैं कैसे लिखता पता है, 5 इंटू 5 इंटू 5। क्यों 5, ये 5 को मैंने कॉमन निकाला फर्स्ट रो से, दूसरे 5 को कॉमन निकाला सेकेंड रो से, तीसरे 5 को कॉमन निकाला थर्ड रो से, और अब लिखता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि ये दोनों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार मिस्टेक होता है एग्जाम में, है ना। तो ये दोनों हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब नोट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं, जब हम मैट्रिक्स में से कॉमन निकालते हैं तो वो जो कॉमन एलिमेंट या जो स्केलर एलिमेंट है उसको हर एक एलिमेंट में कॉमन होना पड़ेगा। मतलब क्या, हर एक एलिमेंट में देखिए 5 कॉमन है, इसको 0 इंटू 5 लिख सकता था ना, तो देखिए सारे एलिमेंट में 5 कॉमन है, इसीलिए बाहर मैंने किसको निकाला, एक सिंगल 5 को। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट में मेरे को सिर्फ अगर एक रो में कॉमन है, एक रो में अगर कॉमन है तो मैं निकाल सकता हूं। ये देखिए एक 5 को निकाला, दूसरे रो में फिर से 5 कॉमन है तो दूसरे 5 को निकाल लिया। यहां पे देखिए तीसरे रो में थर्ड 5 कॉमन है, देखिए इसको भी 0 इंटू 5 लिख सकता था ना ये जगह, तो इसीलिए थर्ड 5 को कॉमन निकाला। तो यहां पे मैं कॉलम वाइज कॉमन निकाल सकता हूं अगर कॉलम वाइज जा रहा हूं, या तो मैं रो वाइज भी कॉमन निकाल सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि कॉलम और रो मिक्स कर लिया। अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं रो पे तो आपको रो वाइज निकालना है, अगर आप कॉलम वाइज ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको कॉलम वाइज निकालना है ना। मतलब कोई भी मैट्रिक्स या आपका डिटर्मिनेंट पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कभी भी आप ऐसे नहीं करेंगे, है ना, मतलब कि आप कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, कि आप अलग अलग एक बार रो से कॉमन निकाल रहे हैं, एक बार कॉलम से कॉमन निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं करना है कभी भी, है ना। आपको सिंगल या तो रो से कॉमन निकालिए या तो कॉलम से कॉमन निकालिए। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारा मतलब बेसिक ऑपरेशन वाला जो लेक्चर है ये हमने कंप्लीट कर लिया 2 पार्टों में। तो ठीक है, मतलब अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं मैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।